ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। राजवंश विला में दीप्ति की नाटक। जब वरुण ने मोक्ष की गुस्से भरी नजर को तुषार पर देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। वहीं तुषार को जब किसी की खतरनाक नजरें आपने ऊपर महसूस हुई तो उसने ईशानी पर से अपनी नजरें हटा लिया। जब उसने नजरें घुमाई तो उसकी नजर मोक्ष की कोल्ड आंखों पर गई। मोक्ष को इस तरह खुद को घूरता हुआ देख एक पल के लिए तुषार डर से कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो ये शैतान उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूर रहा है। तभी मोक्ष की सर्द आवाज उसकी कानों में पड़ी, लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, जो तुम कोर्ट के बाहर भी इसे चलाने लगे हो, क्यों ना इसे काट दिया जाए। मोक्ष की बात सुनकर तो अब तुषार की हालत डर से खराब हो गई थी। उसने नामे सिर हिलाकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे मोक्ष अभी उसकी जबान काट देगा। मोक्ष अपनी जगह से उठकर ईशानी की हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। वहीं ये देखकर तो जैसे तुषार की आंखें मानो बाहर आने को थी। उसे समझ में आ गया कि उसका बॉस इतने गुस्से में क्यों था, पर उसे तो लगा था उसके बॉस किसी बिजनेस पर्पस से शादी कर रहे होंगे, पर यहाँ तो पूरी बात ही अलग थी। उसके बॉस को देखकर लगता नहीं कि उन्हें शादी के लिए अफसोस हो, वो तो बहुत खुश लग रहे हैं। उसने बाकी सबको देख तो सब नॉर्मल थे, जैसे उन सबको पहले से ही ये सब देखने की आदत हो। उसने वरुण की तरफ झुककर पूछा, वरुण भाई, मैं ये जो देख रहा हूँ ये सच ही है ना? ये बॉस ही है ना? कहीं उसके भेस में कोई और तो नहीं? उसकी बात सुनकर वरुण ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। उसका मुंह बन गया क्योंकि वो सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस था। तभी मोक्ष उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, पेपर्स। मोक्ष की बात सुनकर तुषार उल्लू की तरह बस उसे देखता रहा, क्योंकि अब तक वो ईशानी के साथ मोक्ष का इतना केयरिंग बिहेवियर देखकर सदमे में था। उसे पेपर्स ना देते देख और ऐसे बुत बने बैठे देख मोक्ष गुस्से में बोला, मैंने कहा पेपर्स दो। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर तुषार अपने होश में आया और हड़बड़ा कर जी बोलकर पेपर्स निकलने लगा और उनके सामने रख दिया। मोक्ष ने पेपर्स को देखा, फिर साइन कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए ईशानी को पेपर्स दे दिया। ईशानी ने भी पेपर्स साइन कर दिया। उसके साइन करते ही मोक्ष ने उसे हक कर लिया और धीरे से बोला, कांग्रेचुलेशन मिसेस ईशानी मोक्ष राजवंश, आज से आप सिर्फ हमारी हुई। ये कहते वक्त ईशानी के लिए उसकी आंखों में प्यार और जुनून साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर ईशानी स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, आपको भी कांग्रेचुलेशन, सिर्फ मैं नहीं, आज से आप भी हमारे हुए। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष के दिल में जैसे खुशी की एक लहर सी उठी। दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। वहीं बाकी सब उनकी इस प्यार भरी इंटरेक्शन को आंखें फाड़े देख रहे थे। खास करके तुषार, उसकी तो मानो आंखें ही बाहर आने को थी। वो अपने सामने जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहीं नंदिनी भी दोनों को देख रही थी। वहीं तेजस तो बस नंदिनी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं कब मैं और मेरी नंदिनी ऐसे ही शादी करेंगे। अरे तुम दोनों बाद में एक दूसरे को निहार लेना और जितना चाहे प्यार कर लेना। अब घर जाकर सबका आशीर्वाद लेना चाहिए तुम दोनों को। वरुण की आवाज से दोनों होश में आए। थोड़ी देर बाद दोनों केबिन से बाहर चले गए, क्योंकि अब तक ईशानी और मोक्ष दोनों को ही दादी माँ और कल्पना जी ने कम से कम 100 बार कॉल कर लिया था। नंदिनी वहीं रुक गई थी, क्योंकि उसे काव्या के घर जाना था और ये मौका तेजस कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता था। उसे तो बस नंदिनी के साथ जितना हो सके वक्त बिताना था, इसलिए उसने जिद करके नंदिनी को खुद छोड़ने जाएगा बोल दिया। दोनों के बाहर जाने के बाद तुषार और आपने क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। उसने जल्दी से वरुण को देखकर पूछा, क्या बॉस किसी से प्यार करते हैं? और शादी भी हो गई, पर मुझे पहले कुछ पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तुम बेवकूफ हो और मोक्ष तुम्हें बताना नहीं चाहता। और आज जो भाभी को देखकर तुम्हारी हरकत थी, अगर आज उसकी शादी का दिन ना होता और भाभी उसके पास ना होती तो अब तक वो सच में तुम्हें नर्क भेज चुका होता। इतना कहकर वरुण उठा और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे नंदिनी और तेजस भी चले गए। पीछे बस नमन और तुषार ही रह गए। हाँ, जब देखो मुझे धमकी देते रहते हैं, जबकि मैं कितना काम करता हूँ। बड़बड़ाते हुए तुषार भी बाहर चला गया। नमन भी वहां से चला गया। आज वो खुश था कि उसे छुट्टी मिल गई। वो तो ये सोच रहा था कि काश बॉस और लेडी बॉस हर दिन शादी करे, ताकि उसका काम थोड़ा कम हो जाए। वहीं मोक्ष के कार में इस वक्त माहौल काफी गर्म था। मोक्ष रेस्टलेस होकर ईशानी को किस कर रहा था। उसका हाथ सेंशुअली ईशानी की खुली कमर पर चल रहे थे। मोक्ष ही जानता था कि कैसे उसने ऑफिस में ईशानी को उस साड़ी में देखकर भी खुद को रोक रखा था, वरना उसका बस चलता तो वो ईशानी को तभी सबकी नजरों से दूर ले जाता और ईशानी को पूरी तरह से अपना बना लेता।
तुषार की बात सुनकर तो मोक्ष और भी जेलस और गुस्सा हो गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सिवा कोई उसकी बेबी डॉल को इस तरह देखे, खास करके जब वो इस साड़ी में कयामत ढा रही थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ईशानी से अलग हुआ और ईशानी की लाल चेहरे को देखते हुए बोला, मिसेस राजवंश, क्यों ना मैं आपको कहीं कैद कर लूं, ताकि मेरे सिवा आपको कोई देख ना सके और ना ही आपको अपनी आंखों में बसा सके। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि मोक्ष को जरूर जेलस फील हो रहा है। उसने हंसते हुए बोली, क्यों, मुझे किसी के देखने से आपको जेलस फील हो रहा है क्या, हब्बी? उसकी हंसी सुन और स्माइल देख मोक्ष जैसे सब कुछ भूल गया था, पर जब उसकी कानों में ईशानी की कही हुई बात गई तो उसका दिल दे से मानो तेज स्पीड में भागने लगा। अभी तुमने जो कहा फिर से एक बार कहो बेबी डॉल, मोक्ष ने ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला। ईशानी जानती थी कि मोक्ष उसके मुंह से क्या सुनना चाहता है, फिर भी वो नाटक करते हुए बोली, क्या बोलूं मोक्ष? उसकी बात सुनकर मोक्ष चिढ़ गया और गिर से ईशानी को देख नाराजगी से बोला, वही, अभी जिस नाम से तुमने मुझे बुलाया। मोक्ष को नाराज देख ईशानी की होंठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी ने मोक्ष के सीने पर अपना सिर रख दिया और बोली, हब्बी। अपनी बेबी डॉल के मुंह से आपने लिए हब्बी सुनकर तो मानो जैसे मोक्ष का दिल खुशी से नाच रहा था। उसे ईशानी की प्यारी वॉयस से बार बार ईशानी की मुंह से बस हब्बी सुनने का मन कर रहा था। वो ईशानी को देखकर बोला, एक बार और बोलो बेबी डॉल। ईशानी उसकी बात सुनकर फिर से बोली, हब्बी। नहीं, मेरा मन नहीं भरा, बस बार बार कहती रहो बेबी डॉल, मुझे तुम्हारे मुंह से बार बार ये सुनना है। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो मोक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, हब्बी, 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 क्या और सुनना है आपको? उसकी मुंह से बार बार हब्बी सुनकर मोक्ष के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ईशानी की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं बेबी डॉल, तुम्हारी किसी भी बात से मेरा मन कभी नहीं भरता। मैं तो जिंदगी भर ऐसे तुम्हारे मुंह से हब्बी सुनना चाहता हूँ। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने होंठ मोक्ष की माथे पर रख दिया और इस एहसास से मोक्ष की आंखें बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में सब हॉल में बैठकर बेसब्री से मोक्ष और ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मोक्ष जब ऑफिस से निकलने वाला था तब उसने उन सबको बोल दिया था कि वो और ईशानी आ रहे हैं। तभी उन्हें किसी की कदमों की आहट सुनाई दिया तो सबको लगा कि मोक्ष और ईशानी आ गए हैं। दादी माँ पीछे बिना देखे खुश होते हुए कल्पना जी से बोली, लगता है मोक्ष और ईशानी आ गए हैं, जल्दी से आरती की थाली ले आओ पूजा घर से। फिर सब मेन डोर की तरफ देखने लगे, पर जब उनकी नजर अंदर आ रहे लोगों पर पड़ी तो उनका मुंह ही बन गया, क्योंकि अंदर मोक्ष और ईशानी नहीं बल्कि दीप्ति और उसके मोम डैड आ रहे थे। दीप्ति की फेस अब तक ठीक हो गया था। हमेशा की तरह एक शॉर्ट ड्रेस और मेकअप से पुती वो घमंड से चलते हुए अंदर आ रही थी, जैसे ये उसकी ही घर हो और वो यहाँ की मालकिन। ऐसा तो दीप्ति पहले से ही सोचती थी, क्योंकि उसके हिसाब से मोक्ष से शादी के बाद जब वो इस घर की बहू बन जाएगी तो इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही तो होगी। किसी को उन्हें देखकर खुशी नहीं हो रही थी, पर जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें यहाँ से भगा तो नहीं सकते हैं ना, इसलिए उन्हें बैठने को बोला। तीनों बैठ गए। वहीं दीप्ति जानती थी कि मोक्ष इस वक्त ऑफिस में होगा, इसलिए तो उसने ये वक्त चुना था ताकि सबको ईशानी के खिलाफ भड़का सके। वीरेंद्र जी ने नरेंद्र जी और बाकी सबको ग्रीट किया। नरेंद्र जी समझ पा रहे थे कि वीरेंद्र कुछ कहना चाहता है शायद, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या बात है वीरेंद्र, तुम सब इस वक्त यहाँ? अखिलेश जी भी उन्हें देखकर भौहें से कोड़कर बोले, हाँ, और दीप्ति भी यहाँ आई है, क्या इस वक्त तुम्हें ऑफिस में नहीं होना चाहिए था? नरेंद्र जी की सवाल सुनकर वीरेंद्र जी ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक करते हुए बोला, अंकल वो बात ऐसी है कि मोक्ष ने दीप्ति को जॉब से निकाल दिया है। उनकी बात सुनकर दादी माँ तुरंत बोली, क्यों, क्या दीप्ति ने कुछ गलत किया है? मैं अपने पोते को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी बिना किसी गलती के किसी को भी जॉब से नहीं निकलेगा। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने दीप्ति को इशारा किया तो दीप्ति झूठी आंसू बहाते हुए बोली, दादी माँ, इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। एक लड़की वहां बिना परमिशन के आ गई थी। मैंने जब उससे सवाल किया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। उसने एक और एम्प्लॉय को भी मारा। जब मैंने उससे माफी मांगने को बोला तो उसने मुझे भी मारा और मोक्ष ने भी उसका सपोर्ट किया। वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे, दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। शायद मोक्ष का उसके साथ कोई रिश्ता है, इसलिए उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। उस लड़की ने मेरे खिलाफ मोक्ष को भड़का दिया, इसलिए मोक्ष ने उसके कहने पर मुझे गार्ड से पिटवाया और जॉब से भी निकाल दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। वही घर के बाकी सब असमंजस में थे कि ये दीप्ति किस लड़की के बारे में बात कर रही है। आज तक तो मोक्ष ईशानी के अलावा किसी के करीब भी नहीं गया, तो फिर ये लड़की कौन हो सकती है? कहीं इस लड़की की वजह से मोक्ष और ईशानी के रिश्ते में दूरियां ना आ जाएं। सब यही सोच रहे थे। किसी को भी प्रिया को मार पड़ी इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी माया जी दीप्ति को झूठ मूठ का शांत करते हुए बोली, रो मत बच्चा, तुझे जरूर यहाँ न्याय मिलेगा। फिर राजवंश फैमिली की तरफ देखकर बोली, मुझे तो लगता है जरूर उस लड़की ने मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा।
तभी दादी माँ जो सोच रही थी अगर ये लड़की ईशानी होगी तब तो ठीक है, वरना क्या होगा, ईशानी का दिल तो टूट जाएगा। दादी माँ गुस्से बोली, अगर इस नालायक ने मेरे पोते बहू को छोड़कर किसी और लड़की के करीब गया होगा तो मैं उसका टांग तोड़ दूंगी। उन्हें इतने गुस्से में देखकर दादाजी उन्हें शांत कराने के लिए बोले, आप गुस्सा मत होइए, पहले हमें सारी बात अच्छे से जान लेनी चाहिए। वहीं दीप्ति, माया जी और वीरेंद्र तो दादी माँ को गुस्से में देखकर खुश हो गए थे। दीप्ति मन ही मन सोच रही थी, क्या दादी माँ पोता बहू मतलब मेरी बात कर रही है? शायद हाँ, क्योंकि जब डैड ने मोक्ष के साथ मेरी शादी का प्रपोजल दिया था तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सब मुझे ही इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। जरूर उन सबको मैं पसंद आ गई हूँ। इतना सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगी। वहीं कल्पना जी को अब भी डाउट था, क्योंकि जितना उन्हें पता था उस हिसाब से मोक्ष कभी भी ईशानी के सिवा किसी और लड़की के करीब नहीं जाएगा। कल्पना जी ने दीप्ति को देखकर पूछा, अच्छा तो उस लड़की का नाम क्या है जिसे मोक्ष पसंद करता है? उद्धरण चिन्ह। उनकी सवाल सुनकर दीप्ति की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं देखती हूँ कि इस दो कौड़ी की ईशानी को कौन बचाता है। बड़ी आई थी मेरे मोक्ष को सिड्यूस करने वाली। उसने कल्पना जी को देखा और मायूसी से बोली, आंटी उस लड़की का नाम ईशानी मेहरा है, वो बस एक गोदली हुई बेटी है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। दीप्ति की मुंह से ईशानी की नाम सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। दादी माँ जो अब तक गुस्से में थी अब उनकी चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं कल्पना जी ने भी एक चैन की सांस लिया। नव्या और दक्ष का तो मुंह ही बन गया। उन दोनों को तो पहले से ही पता था इस दुनिया में उनकी ईशानी भाभी के सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसके करीब उनका भाई जाए। उन्हें तो अब अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ जो मोक्ष भाई ने इस चुड़ैल को पिटवाया। उन दोनों को तो पहले से ही ये दीप्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हमेशा उनके भाई के आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढती थी। वहीं दीप्ति जो खुद हो रही थी कि अब सब ईशानी पर गुस्सा करेंगे, पर जब वो सबके एक्सप्रेशन देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतने शांत क्यों है। क्या इन सबको उस लड़की पर अभी गुस्सा नहीं होना चाहिए था? वहीं यही हाल वीरेंद्र जी और माया का भी था। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की की नाम सुनने के बाद भी ये सब इतने शांत क्यों हैं। सबको शांत देखकर दीप्ति फिर से मासूम चेहरा बनाकर बोलती है, मुझे पता है कि आप सब ये जानकर हैरान है कि मोक्ष ऐसी लड़की को पसंद करता है जिसका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, वो बस मेहरा फैमिली की एक गोदली हुई बेटी है। पर मुझे लगता है इसमें मोक्ष की कोई गलती नहीं है। आप मोक्ष से नाराज मत होइए, ये जरूर उस लड़की की किया धारा है। जरूर उसने ही मोक्ष को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा लिया होगा। तभी माया जी भी दीप्ति की सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ जरूर उस लड़की ने ही मोक्ष को फंसाया होगा ताकि वो इस खानदान की बहू बन सके। आप नहीं जानते आजकल की छोटी घर की लड़कियां ऐसे रिच फैमिली की लड़कों को फंसाकर उनके पैसों के लिए शादी कर लेते हैं। आपको उस लड़की को मोक्ष से दूर करना पड़ेगा, वरना वो लड़की जरूर अपनी मकसद में कामयाब हो जाएगी। इतना कहकर माया जी ने सबकी तरफ देखा। सबकी चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उन सबको इतने गुस्से में देखकर दीप्ति और उसके मोम डैड को बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें लग रहा था वो सब उस लड़की ईशानी के कारण गुस्से में। अब तो उन्हें बस इंतजार था कि कैसे ये लोग उस दो कौड़ी की ईशानी को अपनी औकात दिखाकर हमेशा के लिए उसे मोक्ष की जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। फिर तो दीप्ति को मोक्ष के जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों अपने इसी सोच में गुम थे। तभी दादी माँ की जोरदार आवाज आई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पोता बहू के बारे में ऐसे अनाप शनाप कहने की? उनकी आवाज से तीनों उनकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कनक जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें इतने गुस्से में देखकर तीनों डर गए थे। दीप्ति हिम्मत करके बोली, आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं दादी माँ? ईशानी मेरी पोता बहू है, मेरे पोते मोक्ष की होने वाली वाइफ। और रही बात तुम्हें मारने की, तो जरूर इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, वरना मेरी प्यारी बहू ईशानी इतनी जल्दी अपना टेम्पर नहीं खोती है। तुम जिंदा जो, इसका मतलब मोक्ष और ईशानी बहुत जेनरस है। दादी माँ ये सब बहुत प्राउडली कह रही थी, जैसे उन्हें मोक्ष और ईशानी पर कितनी प्राउड हो। वहीं उनकी बात सुनकर तो मानो दीप्ति और उसकी मॉम डैड की पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो लड़की राजवंश खानदान तक भी पहुंच गई होगी। तभी कल्पना जी भी उनकी साथ देते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और तुम होते कौन हो मेरी बहू को कुछ भी कहने वाली? फिर दीप्ति को देख बोले, मेरी बहू इससे तो लाखों गुना ज्यादा बेहतर है, खूबसूरती में भी और टैलेंट में भी। उनकी बात सुनकर दीप्ति और उसकी मॉम डैड का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि ये सब ऐसे उनकी मुंह पर बेइज्जती करेंगे। दीप्ति खुद को इतनी बेइज्जती होते देख गुस्से से तिल मिला रही थी, पर बेचारी कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। दीप्ति अपना मायूस चेहरा बनाकर बोली, आंटी मुझे नहीं पता था कि आप सबको वो लड़की पसंद है। मुझे तो लगा था वो मोक्ष को फंसा रही है। और तो और उसने ऑफिस में सबके सामने मुझे और एक एम्प्लॉय को भी मारा, 3 एम्प्लॉय के साथ झगड़ा किया, इसलिए मुझे लगा वो छोटी फैमिली से है, उसे हाई सोसाइटी में कैसे रहना है पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सब बोल दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। पर मन ही मन वो इस वक्त ईशानी को कोस रही थी और राजवंश फैमिली को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि ईशानी एक छोटी फैमिली की मैनरलेस लड़की है। उसकी मन में बस अब यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को सबकी नजरों में गिराए। पर उसकी इस ड्रामे का किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। नव्या उसे रोते देख मुंह बनाते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या ऑफिस में मेरे भाई के गार्ड्स ने जो मारा था अब तक दर्द हो रहा है? पर तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रही हो। और हाँ, मैं एक बात तुम्हें क्लियर बता दूं, मेरी भाभी ने मेरे भाई को नहीं फंसाया, बल्कि मेरे मोक्ष भाई ने मेरी भोली भाली क्यूट भाभी को आपने प्यार के जाल में फंसाया है। अब जब तुमने पहले ही मेरी भाई को देखा है तो तुमने ये भी तो देखा होगा ना, मेरी भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं है, इसलिए तो मेरे भाई मेरी भाभी के पीछे पागल है। नव्या की होंठों पर इस वक्त एक तिरछी स्माइल थी। वहीं उन सबकी बात सुनकर तो दीप्ति का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी ने ऐसा क्या किया है जो ये लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं।
अपनी बेटी की इस तरह से बेइज्जती होता देख और उसे ऐसे रोते देख वीरेंद्र जी और माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वीरेंद्र जी ने नरेंद्र जी की तरफ देख बोले, अंकल मैं जानता हूँ कि मोक्ष उस लड़की ईशानी को पसंद करता है, पर उसे मेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी। और मोक्ष ने भी उसका साथ दिया और गार्ड से कहकर दीप्ति को पिटवाया। क्या ये गलत नहीं है? इतना कहकर वो चुप हो गए। उन्हें पता चल गया था कि बाकी घरवाले ईशानी को अपनी बहू के रूप में पसंद करते हैं, पर उन्हें नरेंद्र जी से अब भी उम्मीद थी। आखिरकार वो उनके पापा के दोस्त थे, वो इस तरह उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते। पर उनकी उम्मीद को तोड़ते हुए नरेंद्र जी बोले, ईशानी मेरी होने वाली पोता बहू है और मैं उसके खिलाफ किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं देता। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र, माया जी और दीप्ति तीनों शॉक हो गए। उनकी दोस्ती के कारण ही सही, पर पहले नरेंद्र जी वीरेंद्र जी की बिजनेस में भी हेल्प कर देते थे, इसलिए तो आज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। राजवंश कॉर्पोरेशन की सपोर्ट के बिना तो उनका बिजनेस इतना बड़ा कभी ना होता, और इस बात से वो हमेशा इतराते थे कि राजवंश खानदान और रहाणे फैमिली दोनों दोस्त है। तभी दक्ष उन तीनों को देखकर एक मेकिंग स्माइल करते हुए बोला, बाय द वे आप जैसे मेरी भाभी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो सुन लेती तो अब तक आप बैंकरूप्ट हो चुके होते, और इस काम के लिए तो मेरी भाभी को मोक्ष भाई की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद एक बिलियनियर है। उसकी बात सुनकर तीनों शौक से दक्ष को देखने लगे। दीप्ति बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो, वो तो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अखिलेश जी ने दक्ष को रोकना चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईशानी की परमिशन के बिना दक्ष उसकी आइडेंटिटी को इनके सामने बोले, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष एक विनिंग स्माइल के साथ बोला, थोड़ी देर पहले तुम और तुम्हारी मोम कह रही थी ना कि मेरी भाभी मेरे भाई से उनके पैसों के लिए शादी कर रही है, पर मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, प्लीज आप दोनों बेहोश मत हो जाना। वो क्या ना मेरी भाभी जी कॉर्पोरेशन की ऑन है, तो उन्हें मेरे भाई की पैसों की क्या जरूरत है, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, वो तुम जैसों को खड़े खड़े खरीद सकती है। फिर दीप्ति को देखकर अजीब सा फेस बनाकर बोला, तुमने अपनी शकल देखी है, अगर मेकअप उतर जाए तो चुड़ैल लगोगी, तुम तो मेरी भाई की खूबसूरती, ग्रेस और इंटेलिजेंस के 1% भी नहीं हो। दक्ष की बात सुनकर नव्या अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगी। कल्पना और कांजी को भी बहुत मजा आ रहा था। वहीं फिर से अपनी इतनी बेइज्जती होता देख दीप्ति को सब पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अपनी बेटी की इस तरह बेइज्जती होता देख माया जी को भी मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। पर सबसे ज्यादा तो तीनों ईशानी के बारे में जानकार हैरान थे। आखिरकार राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन, यही दोनों कंपनी तो है जो पूरी एशिया पर राज करती है। इनमें से एक को भी ऑफेंड करने की औकात उनके पास नहीं है, वरना जी कॉर्पोरेशन उन्हें चुटकियों में बर्बाद करके रख देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी जो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, वो जी कॉर्पोरेशन की ऑनर कैसे हो सकती है। पर ये बात दक्ष बोल रहा था और बाकी सब भी उसके बात सुनकर चुप थे। इसका मतलब तो दक्ष ने सच ही कहा होगा, और जब सबको इस बारे में पता है तो राजवंश खानदान ने इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा। जिन्हें वो बस एक गोद ली हुई बेटी समझकर सबक सिखाना चाहते थे, वो तो उनसे बहुत आगे है। ये सब सोचकर ही उनकी पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। पर दीप्ति की गुस्सा अब भी बरकरार था। ईशानी चाहे जो कोई भी हो, पर वो मोक्ष को अपना बनाकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वही दादी माँ, कल्पना जी और नव्या की होंठों पर एक प्राउड स्माइल थी, जैसे कहना चाहते हो, देखा हमारी बहू भाभी कितनी अमेजिंग है। दादाजी और अखिलेश जी ने तो उन्हें देखकर बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में सब ईशानी को कितना पसंद करते हैं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई तो सबने मुंह देखा तो मोक्ष और ईशानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी माँ और कल्पना जी खुश हो गए और तुरंत अपनी जगह से उठ गए। बाकी सब भी उठकर खड़े हो गए। दादी मैंने मोक्ष और ईशानी को वहीं रुकने को बोला तो दोनों रुक गए। मोक्ष उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहा था। वही दीप्ति और उसके मोम डैड ने जब मोक्ष और ईशानी को साथ आते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। वही दीप्ति तो मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर जल भून रही थी। उसे ईशानी से नफरत हो रही थी। ईशानी की खूबसूरती उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। वहीं माया जी भी देख रही थी कि सच में ईशानी कितनी खूबसूरत है, कोई भी आसानी से इसकी प्यार में पड़ सकती है। पर वो कुछ भी करके दीप्ति को राजवंश खानदान की बहू बनाना चाहती थी, ताकि उनकी बेटी यहाँ राज करे। वही कल्पना जी मंदिर से आरती की थाल लेकर बाहर आए। इस वक्त सब वही थे। दक्ष और नव्या को तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। कल्पना जी आगे आकर मोक्ष और ईशानी की आरती करने लगी। ये देखकर मोक्ष और ईशानी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आरती के बाद दोनों अंदर आए। नव्या जल्दी से जाकर ईशानी के गले लग गई, फिर मोक्ष के गले लग गई और एक्साइटेड होकर बोली, कांग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी। दक्ष भी आगे आकर दोनों की गले लगकर बोला, कांग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी, आज से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन गए। अब तो आप मेरी ऑफिशियली भाभी हो गए। आई एम सो हैप्पी भाभी। वहीं दीप्ति की तो मानो होश ही उड़ गए। लीगली हस्बैंड वाइफ का क्या मतलब है? क्या मोक्ष ने इस लड़की से शादी कर लिया है? उसने जो सपना देखा था मोक्ष की वाइफ बनकर राज करने का, वो सपना टूटा हुआ महसूस हो रहा था। यही हाल वीरेंद्र जी और माया की भी था। दोनों ने जो अपनी बेटी को राजवंश खानदान की बहू बनाने का सपना देखा था, वो टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने तो बहुत कुछ प्लान किया था, पर अब वो क्या करेंगे, कैसे अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाएंगे। वहीं मोक्ष और ईशानी ने पहले दादाजी और दादी माँ की पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर अखिलेश जी और कल्पना जी की पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अभी तक मोक्ष और ईशानी की नजर दीप्ति और उसकी फैमिली पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तीनों तो अभी भी साफ के पास खड़े थे। कल्पना जी ने ईशानी को गले लगा लिया और अपने साथ अंदर ले गए। मोक्ष तो अपने खाली हाथ को देखता रह गया। यहाँ आते ही उसकी फैमिली उसकी बेबी डॉल को उससे दूर ले गए। फिर मोक्ष भी उनके पीछे पीछे चला गया। कल्पना जी ने ईशानी को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। तभी ईशानी की नजर दीप्ति पर पड़ी, जिसे देखकर ईशानी आंखें कोल्ड हो गई। वहीं मोक्ष, जिसकी नजर अपनी बेबी डॉल पर थी, जब उसने ईशानी की कोल्ड आंखें नोटिस किया तो वो भी उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ उसकी बेबी डॉल देख रही थी। जब उसकी नजर दीप्ति और उसकी फैमिली पर गई तो उसकी आंखें भी सर्द हो गई। तो दोस्तों आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।